नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। मैं हूं ऋतु शर्मा। यहाँ हम शेयर्स का करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और आखिर में जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस, जो कि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ये आने वाले 12 महीनों तक के लिए दिए जाते हैं। टारगेट प्राइसेस को हम सीरियसली ना लेते हुए उनके फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा सीरियसली लें तो हम शेयर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने लिए खुद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। शो सिर्फ स्टडी पर्पज से है, आपको स्टॉक्स रिकमेंड करने के लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफी लोगों ने अपनी फेवरेट स्टॉक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किए थे, जिन्हें हमने अपने शो में शामिल भी किया है। वहीं आप में से किसी ने गेल इंडिया भी कहा था, वो हमने अपने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी पावर की। हाल ही में अडानी पावर जिन वजह से खबरों में रहा है, पहले वो जान लेते हैं। अडानी पावर अपने राजस्थान के कवाई प्लांट की कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग में है। 1,320 मेगावाट से इसे 4,520 मेगावाट तक पहुंचाने के लिए ये एक्सपेंशन जो है वो 2 फेज में किया जाएगा, जिसमें हर फेज में करीब 1600 मेगावाट जोड़े जाएंगे। दूसरा, करीब 1 हफ्ते पहले अडानी पावर के शेयर्स अचानक भागे भी थे, क्योंकि इन्होंने जो आबू धाबी में अपनी नई सब्सिडरी है अडानी पावर मिडिल ईस्ट लिमिटेड वो बनाई है, जो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। इस कंपनी की कुल शेयर प्राइस जो है वो $27,000 के करीब है, जिसमें हर शेयर की कीमत $1 है। अडानी पावर लिमिटेड इसके सभी 100% शेयर्स की मालिक है। 27 अगस्त के करीब खबर आई थी, जिसके बाद शेयर्स में जंप देखा गया था। इसके अलावा अडानी पावर और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का मैटर भी जो है वो भी सुर्खियों में रहा है, जिसमें अडानी पावर ने 280 करोड़ का रिफंड मांगा है 960 मेगावाट जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट जो है उससे रिलेटेड। अब सबसे पहले हम शेयर के चार्ट्स देख लेते हैं। पहले लाइफ टाइम में आप देखेंगे 500% से ऊपर के रिटर्न से, 5 सालों में भी 1000% से ऊपर के मल्टी बैगर रिटर्न शेयर ने दिए हैं, और साल भर में 85% के अराउंड इसके ऊपर ही आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू में Q1 FY24 में पिछले क्वार्टर से बढ़िया ग्रोथ है। नेट इनकम पिछले 2 क्वार्टर से कुछ कम रिपोर्ट होती हुई नजर आई है रेवेन्यू में, लेकिन इनके साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट्स में बढ़िया ग्रोथ है, लायबिलिटी एसेट से कम है। वैल्यूएशन वाइज शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड नजर आ सकता है आपको, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं। ग्रोथ मॉडरेट है पिछले कुछ सालों में। प्राइस रिटर्न्स ठीक है। एंट्री पॉइंट की नजर से ओवर प्राइस्ड है शेयर, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें पिछले 1 महीने में करीब 6% के अराउंड गिरावट दिखी गई है। फिलहाल जो शेयर्स हैं वो 5 सितंबर के अराउंड 647 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। शेयर पर एक्सपर्ट्स की राय अगर हम जाने तो 89 स्वदेश के एक्सपर्ट किरण जानी जी का कहना है कि इन्वेस्टर्स 620 के स्टॉप लॉस को यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ये तोड़ता है तो चांसेस हैं कि शेयर 600 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ वापस बाउंस आने के भी अच्छे चांसेस हैं। तो उसको प्ले करने के लिए 620 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखें, और बाउंस आने पर 680 से 690 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। अब हमारा अगला शेयर है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विस आर्म है, जल्द ही होम लोन मार्केट में भी एंट्री करने जा रही है, और इसके जो फाइनल स्टेज है उसी में ये है, और ये अभी बीटा मोड में रोल आउट की जाएगी। 3 दिन पहले 7% का उछाल भी करीब शेयरों में देखा गया था। इसके अलावा जियो फाइनेंस के F&O सेगमेंट में शामिल होने की खबरें भी हैं, जिसमें इसे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो माना जा रहा है। जियोफिन के चार्ट्स पर अगर हम नजर डालें तो लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 32% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। टोटल रेवेन्यू में Q1 FY24 में पिछले क्वार्टर के ऑलमोस्ट जो है बराबर ही हैं। एसेट्स में इनकी ग्रोथ है। कंपनी के इनसाइट्स पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने फाइनेंशियल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे JFS अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से संभाल सकेगी। जियो फाइनेंस लिमिटेड ने एक नई लैंडिंग सर्विस शुरू की है, जिसमें कस्टमर्स अपने म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रख पाएंगे और इसके जरिए वो लोन ले सकेंगे। इस सर्विस की पूरी तरह से बीटा टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है, और अब ये JFS ऐप पर आपको अवेलेबल है ये सर्विस, जिससे लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो फाइनेंस लिमिटेड अब होम लोन्स के सेक्टर में भी कदम बढ़ा रही है। ये सर्विस अभी सैंडबॉक्स फेज में है, जिसमें इसे ठीक से परखा और सुधारा जाएगा। फिलहाल जब इसकी बीटा टेस्टिंग सफल हो जाएगी तो इसे आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा।
जियो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से 16,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट जो है वो बढ़ाने की मंजूरी भी मिल गई है और ये एक्सपेंशन धीरे धीरे किया जाएगा, जिसमें जियो के बड़े नेटवर्क का फायदा जो है वो उठाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें। जेएफएस अब इंश्योरेंस मार्केट में भी एंट्री कर रहा है। जियोफिन जेएफएस का एक हिस्सा है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने की मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है। इससे जेएफएस अपने कस्टमर्स को डिजिटल तरीके से इंश्योरेंस सर्विसेज दे पाएगा। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है। जियोफिन इसके लिए जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी ले रही है, जिससे भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट के नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाए जा सकें। कुल मिलाकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी टेक्नोलॉजी मंजूरियों और साझेदारियों का इस्तेमाल करते हुए लेंडिंग, होम लोन्स, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी का लक्ष्य एक बड़ी वित्तीय कंपनी बनना है। ईटी नाउ स्वदेश के एक्सपर्ट वैशाली पारेख जी ने यहाँ पर 330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 370 का टारगेट दिया है। ये जो टारगेट है वो प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से दिया गया है। अब सबसे पहले टाटा पावर के चार्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को लाइफ टाइम में 4000% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में 600% और साल भर में करीब 60% के अराउंड रिटर्न्स शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। टोटल रेवेन्यू में ओवर द इयर्स बढ़िया ग्रोथ है। नेट इनकम इनकी स्टेबल है, एसेट्स इनके अच्छे हैं, लेकिन लायबिलिटीज भी फिलहाल आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। टाटा पावर के क्वार्टर फर्स्ट FY25 के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का एडजस्टेड प्रॉफिट 31% बढ़कर 10 अरब INR के करीब पहुंचा है। ये ग्रोथ जो है वो खास तौर पर मुंद्रा प्लांट के कॉस्ट प्लस बेसिस पर ऑपरेशन, टाटा प्रोजेक्ट्स के बेहतर परफॉर्मेंस और कोल की कमजोर इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण हुई है। रिन्यूएबल्स पोर्टफोलियो में टाटा पावर ने 4 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी चालू की है और क्वार्टर सेकंड FY25 में 4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी को ऑपरेशनल करने की प्लानिंग में है। क्वार्टर फर्स्ट में 0.6 गीगावाट मॉड्यूल का प्रोडक्शन किया गया, लेकिन ईपीसी ऑर्डर बुक में 26% की गिरावट आई है और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में कोई नई ग्रोथ नहीं दिखी है। कन्वेंशनल बिजनेस में टाटा पावर ने 25 अरब INR का नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता, जिससे उसके ट्रांसमिशन एसेट्स की टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ गई और 46 अरब INR के करीब हो गई। कंपनी नेपाल में 600 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट में 40% स्टेक के लिए इन्वेस्टमेंट करने की भी प्लानिंग में है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को बढ़ावा देने से टाटा पावर के इस बिजनेस में क्वार्टर 4 FY25 से बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ देखे जाने की उम्मीद है। टाटा पावर अब एक एंड टू एंड पावर सॉल्यूशंस कंपनी बन रही है, जिसमें जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और सोलर मैन्युफैक्चरिंग के साथ यूटिलिटी स्केल और रूफटॉप EPC भी शामिल है। मुंद्रा जो है वो कंपनी की मेन कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी है जो इंपोर्टेड कोल पर चलती है। इंडोनेशियन कोल पर ड्यूटी बढ़ने के बाद फिक्स्ड प्राइस पर पावर सप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा है। हाल में मुंद्रा ने सेक्शन 11 प्रोविजंस के तहत कॉस्ट प्लस टैरिफ पर ऑपरेट किया है। पॉसिबिलिटी है कि बढ़ती पावर डिमांड को देखते हुए ये अपनी मौजूदा डिस्कॉम्स के साथ लॉन्ग टर्म PPA कर सकती है। टाटा पावर ने 4 गीगावाट की सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश की है, जिसमें मॉड्यूल प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है और क्वार्टर 1 FY25 में 615 मेगावाट का प्रोडक्शन किया है। सोलर सेल प्लांट क्वार्टर सेकंड FY25 में कमीशनड होगा और दिसंबर 2025 तक स्टेबलाइज होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को 2 अरब INR का PLI भी मिला है, जो EPC और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई इंश्योर करेगा और इससे मार्जिन्स में भी सुधार हो सकता है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस दिल्ली और मुंबई जैसे खास लाइसेंस एरियाज में है और उसने हाल ही में ओडिशा डिस्कॉम को भी जोड़ा है। ओडिशा डिस्कॉम्स का परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के में ऑलरेडी एक्सपीरियंस के चलते टाटा पावर पैरेलल लाइसेंसिंग के जरिए अपने कस्टमर बेस को भी बढ़ा सकती है। यहाँ ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस दिया है 500 रुपीज और शेयर का करंट प्राइस 5 सितंबर 2024 तक है 420 रुपए के करीब। बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। HCL टेक डेटा, AI, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में तेजी से बढ़ने पर ध्यान दे रही है। डेटा और AI का 19.9% CAGR, SAP क्लाउड का 26% CAGR और साइबर सिक्योरिटी का 25% CAGR से बढ़ने की उम्मीदें हैं। HCLT अपनी AI ऑफरिंग्स जैसे AI फोर्स और AI फाउंड्री के जरिए IT और BPC यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में एफिशिएंसी बढ़ा रही है। कंपनी जनरेटिव AI का इस्तेमाल कोडिंग को बेहतर बनाने, लागत कम करने और AI लेड रीस्किलिंग के लिए कर रही है।
प्रोजेक्ट एसेंट के तहत HCLTGI का यूज करके मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो ऑटोमेशन, नए लोगों की भर्ती और कम लागत वाली जगहों से काम करके लागत को और कम कर रही है। कंपनी का एम है कि वो 2.5 से 3 बिलियन USD का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो हासिल कर सके, G2000 कंपनियों की पसंदीदा पार्टनर बने और अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस को भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बढ़ा सके। HCLT को टेलीकॉम सेक्टर में भी ग्रोथ की उम्मीद है, जहां उसकी 25.2% मार्केट शेयर है। कंपनी BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी एक्सपेंड कर रही है। कंपनी दुनिया भर में अपने डिलीवरी सेंटर्स बढ़ा रही है और 50,000 लोगों को जनरेटिव AI में ट्रेनिंग देने की प्लानिंग में है। इनकी पॉसिबल रिस्क में टेलीकॉम सेक्टर की मांग का कम होना और फेड रेट्स में बदलाव जो है वो शामिल है, जो ओवरऑल डिमांड पर असर डाल सकते हैं। HCLT ने FY 22-26 के बीच अपने प्रॉफिट का 75% शेयर होल्डर्स को वापस देने का वादा भी किया है। ब्रोकरेज के टारगेट की बात करें तो यहाँ ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने FY 25 के लिए स्लो ग्रोथ की अनुमान के साथ यहाँ पर जो है रिड्यूस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी कम करके 1455 रुपए कर दिया है, जबकि शेयर का करंट प्राइस जो है वो 1785 रुपए के करीब है 5 सितंबर 2024 तक। तो आज के शो में इतना ही। अपने फेवरेट स्टॉक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी ऋतु शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।